हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज से हम क्लास 12th टर्म 2 की फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन आपके क्लास 12th टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अगले 2 से ढाई महीने में हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ इस बैच में आप जीत सकते हो क्लास 12th टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए सैंपल पेपर की बुक्स। जितने भी बच्चे बुक्स पाना चाहते हैं वो सारे इन वीडियोस पे कमेंट कर दें जो क्लास 12th टर्म 2 के अंडर आज से अपलोड होंगे। इस पूरे सिलेबस के दौरान जो वीडियोस अपलोड होंगे आपने उनमें से कमेंट करना है। मार्च में मैं इनमें से कुछ वीडियोस से रैंडमली वो बच्चे सेलेक्ट कर लूंगा जिनको मुझे बुक्स देनी होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा नीडी बच्चे सेलेक्ट करूं और गिव अवेज के जो वीडियोस हैं वो मार्च में अपलोड होंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सैंपल पेपर की प्रिपरेशन पे आप आ जाओगे। ठीक है, तो पढ़ाई भी करेंगे, बुक्स भी देंगे और बहुत जम के पढ़ाई करेंगे और टर्म 2 में वो गलतियां नहीं करेंगे जो हमने टर्म 1 में करी थी। आज से आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल डिटेल में शुरू होने जा रही है और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लास 12th में आपके जो चैप्टर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स। इसमें से मैं सबसे पहले उठा रहा हूं ऑप्टिक्स के चैप्टर्स यानी रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि वो बड़े चैप्टर्स हैं, उनमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं चाहता हूं इनमें से कुछ छूटे ना, डिटेल में सब कुछ कराऊं। इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर आता है, कभी भी कर लेंगे यार उठा के, आधे घंटे में पूरा चैप्टर निपट जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन से पहले इस चैप्टर में टॉपिक है रिफ्लेक्शन, जो कि कोर्स से कट चुका है। सो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विद रिफ्रैक्शन। देखो, चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, अगले वाले का नाम है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, और स्टडी ऑफ लाइट को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। क्या करना होता है, रे ऑप्टिक्स के अंडर हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं हम लाइट के नेचर में नहीं जाते कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। वी जस्ट एज्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लाइट को एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई चीज मान लेते हैं और उस स्ट्रेट लाइन को ही रे बोलते हैं। उसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। लेकिन लाइट के कुछ और फिनोमिना है जो एक्सप्लेन करने हो हमने, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अगर ये तीनों एक्सप्लेन करने हो तो हमें मानना पड़ेगा कि लाइट वेव है। तो लाइट को वेव मान के जो चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं वो वेव ऑप्टिक्स के अंडर हम लोग पढ़ेंगे। बट फिलहाल ये चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, इसमें हम लाइट के नेचर में नहीं घुसेंगे। हम ये मानेंगे लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है और लाइट की डायरेक्शन में जो हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते हैं इसको रे बोलते हैं। तो उसके अंडर पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे यहां पर एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब एक ऐसा लाइन जो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट करता हो। जैसे कि यह है सपोज एक वाटर बॉडी का सरफेस, ऊपर हवा नीचे पानी, या ये ग्लास स्लैब का सरफेस है, ऊपर एयर नीचे ग्लास। रिफ्रैक्शन इज फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम ओनली। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उससे रिलेटेड कोई चीज है रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर वो मीडियम ओपेक होगा, जैसे ये दीवार है, दीवार, ये जो दीवार है ना, ये ओपेक मीडियम है, इसमें तो लाइट जाएगी नहीं। तो लाइट जाएगी किसमें, ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो रिफ्रैक्शन के अंडर जिन मीडिया की बात होगी वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे। ठीक है, तो ये है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करती हुई बाउंड्री, ग्लास का सरफेस, वाटर का सरफेस। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसके पाथ में बेंडिंग हो जाती है, वो मुड़ जाती है। समझ में आई बात आपको? इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मुड़ती क्यों है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। लाइट की जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो एयर या वैक्यूम में होती है। वैसे तो एयर में लाइट की स्पीड थोड़ी कम होती है, बट हम लोग एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड बराबर ले लेते हैं। और वो वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे ज्यादा स्पीड है लाइट की। इससे ज्यादा स्पीड लाइट की किसी मीडियम में नहीं है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है उसकी स्पीड बदल जाती है। स्पीड बदलने से वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। क्यों? लाइट को हमेशा, लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट को हमेशा एक पर्टिकुलर लेंथ सेम टाइम में कवर करनी होती है। जैसे आप एक गली में गए, गली में आपने देखा ट्रैफिक बहुत है, तो आप क्या करोगे, छोटा पार्ट ढूंढोगे। इसी तरीके से लाइट एक ऐसे मीडियम में आ जाती है, अब ट्रैफिक बहुत है तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी ना। आप उतनी स्पीड से तो नहीं जा सकते, तो आप सोचोगे यार छोटी जगह से निकल जाऊं ताकि मेरा टाइम बचे। तो लाइट को भी टाइम बचाना है। तो लाइट जब एक ऐसे मीडियम में आ जाती है जिसमें उसकी स्पीड कम है, तो लाइट को टाइम बचाना है, तो लाइट छोटा पाथ लेती है। मान लेते हैं इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कम है, इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है। मान लो ये एयर है, ये ग्लास है, तो ग्लास में लाइट की स्पीड कम होती है। तो लाइट जब इस मीडियम से
इस मीडियम में आएगी तो वो छोटा पाथ लेने की कोशिश करेगी, और छोटा पाथ क्या होगा, नॉर्मल की तरफ, है ना। अगर मैं मान लूं कि ये वाला मीडियम यहां खत्म हो जाता है, यहां पर आप एक लाइन इमेजिन करो, तो ये वाला मीडियम अगर यहां खत्म हो जाता है तो इन दोनों लाइंस के बीच में ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो सबसे छोटा पाथ होता है परपेंडिकुलर, तो जितना परपेंडिकुलर की तरफ आएगी लाइट उतना छोटा पाथ रहेगा उसका। तो जैसे ही वो एक ऐसे मीडियम में घुसती है जिसमें उसकी स्पीड कम है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मैं जल्दी ही सारे नोट्स शेयर कर दूंगा क्लास 12th के टर्म 2 के इसी चैनल पे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत कुछ है इसमें आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए, और अगर आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। तो नोट्स मैं सारे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई, अब लिखूंगा थोड़ी यार, है ना। अब इतने लिखने में टाइम वेस्ट होगा जब आपको बात समझ ही आ रही है, लेकिन आपको अपनी रिवीजन के लिए, प्रिपरेशन के लिए लिखा हुआ चाहिए। बहुत ही बढ़िया आप अपने नोट्स बनाओ, वो तो आपने बनाने ही है, मैं दे रहा हूं आपको, तब भी आपने बनाने हैं। बस मेरे वाले नोट्स से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन जब तक अपने नोट्स नहीं बनाओगे बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो दिस बेंडिंग, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, इस बेंडिंग को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जरा कुछ टर्म्स यहां पे समझ लें। इसको तो आप जानते ही हो कि नॉर्मल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये जो दूसरे मीडियम में गई है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, लाइट की डायरेक्शन में पकड़ो ना, लाइट की डायरेक्शन में जो पहले मीडियम आता है उसमें जो रे है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और लाइट की डायरेक्शन में जो बाद में आ रहा है वो रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आई से डिनोट करते हैं, और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हमने यहां पर एक ऐसा पाथ दिखाया है जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है, उससे जिसमें लाइट की स्पीड कम है उसमें लाइट आ रही है, तो बेंडिंग हो गई नॉर्मल की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, दो मीडिया को जब कंपेयर करते हो तो दोनों में से जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। तो ये जो ऊपर वाला है ये हमारा हो गया रेयरर मीडियम, ये वाला मीडियम क्या है, रेयरर। कंपैरिजन में एक मीडियम के बारे में पूछेंगे तो कोई बात नहीं होगी, कंपैरिजन में कौन किसमें किसकी स्पीड ज्यादा है, तो जिसमें स्पीड ज्यादा है दूसरे वाले के कंपैरिजन में, दैट इज रेयरर विद रिस्पेक्ट टू दूसरा वाला, एंड दिस इज डेंसर। तो ये इसके रिस्पेक्ट में रेयरर है, ये इसके रिस्पेक्ट में डेंसर है। तो जब रेयरर से डेंसर में लाइट आएगी तो उसकी बेंडिंग होगी नॉर्मल की तरफ, और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी, अब देखो ये डेंसर है जिसमें लाइट की स्पीड कम है, तो जैसे ही लाइट इस मीडियम में आई उसकी स्पीड हो गई ज्यादा। अब ज्यादा है तो उसको छोटा पाथ थोड़ी लेना है, अब ज्यादा है सेम टाइम लगाने के लिए उसको बड़ा पाथ लेना होगा। तो ऐसे केस में उसकी जो बेंडिंग है, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, इसकी जो बेंडिंग है वो हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इसका ओरिजिनल पाथ था, बेंडिंग हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आपको याद रखना है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कब, जब लाइट आए डेंसर से रेयरर, जब लाइट आए डेंसर से रेयरर में तो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर लाइट बिल्कुल ही नॉर्मली फॉल करे, बिल्कुल नॉर्मली ऐसे, तो बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी, ऐसे आएगी इंसिडेंट रे और यही होगी रिफ्लेक्टेड रे, सीधी सीधी। समझ में आई बात आपको? अच्छा, अब बात करते हैं जिसके ऊपर हमारा ये टॉपिक चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, RI से हम डिनोट करेंगे, बार बार लंबा नहीं लिखेंगे। एक बार और रिमाइंड करा दूं आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपको क्लास 12th की बुक्स फ्री में चाहिए, हार्ड कॉपीज चाहिए सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए, तो आप जितने भी वीडियोस क्लास 12th के टर्म 2 के सिलेबस के अंदर अपलोड होने वाले हैं आगे आने वाले 2 महीने में, इंक्लूडिंग दिस वीडियो, उस पर कमेंट करके बता सकते हैं, या उस पर कोई भी बढ़िया सा कमेंट छोड़ सकते हैं। इन्हीं स्टूडेंट्स में से रैंडमली बच्चे पिक किए जाएंगे मार्च में और उनको दी जाएंगी, उनके घर पे भिजवाई जाएंगी क्लास 12 सैंपल पेपर की कॉपीज। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? हैशटैग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
हैशटैग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अब हम आपको बताया कि हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है। तो बस एक रेशियो आप निकाल लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी ये वाली वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ गए? देखो एयर और वैक्यूम में तो हम लोग बराबर ही मानते हैं लाइट की स्पीड की वैल्यू, तो यहां न्यूमरेटर में यह भी हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दिस रेशियो इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू, म्यू एम। स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय सी, बाय इक्वल टू सी बाय सी एम। मतलब C is the speed of light in vacuum and speed of light in that medium is Cm, जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हो। समझ में आई बात? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी की बात कर लेते हैं, यहां पे ये जो लाइट रे आ रही है, इस लाइट रे, ये तो एयर है, तो मान लेते हैं, मानना क्या है, ये तो पक्की बात है कि इसमें लाइट की स्पीड है इतनी। फिर ये आ गई इस वाले मीडियम में, इस वाले मीडियम में सपोज ये दे रखा है कि कम होके लाइट की स्पीड हो गई इतनी, तो बताओ इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कहां करें, यहां सॉल्व कर दें, मना तो नहीं करोगे? पक्की बात। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू एम, टंग 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 टंग, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम विच इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा? काटा पीटी करो जरा, ये काटा ये पीटी, तो आंसर आएगा 1.5, आंसर आएगा 1.5। सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। सिंपल, कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। समझ में आई बात? बहुत सिंपल है। एक और फॉर्मूला देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदलती है, बताया आपको। लेकिन एक बात आपको और याद रखनी है, अभी वेव प्रॉपर्टीज की बात तो होगी नहीं लाइट की, बिकॉज ये तो रे ऑप्टिक्स चल रहा है, बट एक सेकंड के लिए जरा ब्रेक लेके हम बात करें कि लाइट वेव तो है, ये तो हमें पता है, और वेव की स्पीड के अलावा और प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, तो उनकी भी जरा बात कर लें। तो याद रखो बच्चों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। याद रखना, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? वेव के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहां पे अगर मैं रखूं फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर इंटू वेवलेंथ इन एयर अपॉन फ्रीक्वेंसी इन दैट मीडियम बाय वेवलेंथ इन दैट मीडियम या दिस मीडियम, फ्रीक्वेंसी सेम रखी मैंने बट वेवलेंथ तो अलग है ना, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गया, तो लैम्डा बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। इससे भी आपका जो है ये फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बन जाता है, इससे भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। तो बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या बला है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब तुम किससे कंपेयर कर रहे हो? तुम इससे कंपेयर कर रहे हो कि मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो एज कंपेयर टू एयर में जो लाइट की वेलोसिटी है उससे कितने गुना कम है ना? ये रेशियो तुमको यही देगी कि भैया 1.5 टाइम्स कम है इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी एज कंपेयर टू एयर। तो आप किससे कंपेयर कर रहे हो? एयर से। लेकिन अगर आप किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर करोगे तो उसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मतलब है इस बात का? देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों? इसको हम डिनोट करेंगे म्यू, यहां पे 2 लिखा और यहां 1 लिखा, मतलब एक मीडियम का नाम यहां पे आएगा, एक मीडियम का नाम यहां पे आएगा। यहां पे तो हमने सिर्फ उसी मीडियम का नाम लिखा जिसका निकाल रहे हैं, बिकॉज अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो ऑब्वियसली एयर के रिस्पेक्ट में ही निकाल रहे हैं।
एंड दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सपोज वाटर is the relative refractive index of glass with respect to water। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसको यहां लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको यहां लिखते हैं। इसको पूरा बोला जाए तो इसको बोला जाएगा रिलेटिव, यहां आप रिलेटिव वर्ड लगाओ चाहे ना लगाओ, बिकॉज जब आप बाद में बोलोगे विद रिस्पेक्ट टू किसी और मीडियम का नाम ले दोगे तो वो रिलेटिव ही हो जाएगा। जैसे आप बोल रहे हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर आप बोल रहे हो रिलेटिव वर्ड आपने नहीं लगाया, आप बोल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो जब विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है, एयर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो रिलेटिव हो ही गया, है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और ये होता है C1 बाय C2। देखो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, ये यही फॉर्मूला है ना। ये आप किसका निकाल रहे थे, m का, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, एयर में, तो न्यूमरेटर में आया एयर में लाइट की जो स्पीड है, और डिनोमिनेटर में आया उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है। ये आप किसका निकाल रहे हो, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड है वो नीचे आई और मीडियम 1 में जो है वो ऊपर आई, फॉर्मूला सेम रहा, है ना। जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालना है उसमें जो लाइट की स्पीड है वो न्यूमरेटर में रखनी है, और जिस मीडियम का निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें जो लाइट की स्पीड है वो आपने डिनोमिनेटर में रखनी है। समझ में आई बात? अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला भी है, देखो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है, इनका अपना अपना एब्सोल्यूट भी तो होगा ना एयर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इनफैक्ट मेन फॉर्मूला यही है, इसी से ही आया। कैसे? μ2 क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, μ2 होगा C बाय C2 और μ1 होगा C बाय C1। C से C कटा, बताओ क्या बनेगा, C1 बाय C2। यही फॉर्मूला आ गया, C1 बाय C2। समझ में आई बात? और C1 क्या होगा, C1 होगा न्यू इंटू लैम्डा 1, बस आखिरी है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। C2 होगा न्यू इंटू लैम्डा 2, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी ना, न्यू से न्यू कट गया, सो इट इज लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.3। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, किसी के रिस्पेक्ट में दिया, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज दिस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? सो हम ये लिख लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज C1 बाय C2। 2 है इसमें ग्लास, 1 है वाटर, तो CW बाय CG। एंड दिस इज ऑल्सो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि हमें इनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पता है ना, सो दिस विल बी म्यू G बाय म्यू W। इससे हमारा काम हो जाएगा। देखो पुट करो जरा वैल्यू, CW 2.25 into 10 raised to power 8 divided by CG, what is the speed of light in glass? ये तो हमने निकालना है, divided by CG equal to mu G, refractive index of glass is 1.5 by refractive index of water 1.3। तो ये यहां से कटेगा, 15 का स्क्वायर ही तो है ये, तो ये 1.5 यहां पर बचेगा। तो CG is what? It is 1.5 into 1.3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, और 15 जो है वो 13 बार होगा, तो ये हो जाएगा 195, है ना, 1.95 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.95 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में एक एक टॉपिक डिटेल में उठाएंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में।